जिंदगी का हर पहलू दिखा। इसमें उन्होंने कहा कि 4 दिन पूरे होने वाले लॉकडाउन के, लेकिन फेल हो गया और सरकार कुछ नहीं कर पाई इसमें। और उन्होंने एक और तंज कसा है कि दुनिया का पहला मुल्क भारत बनने जा रहा है जिसमें मौतें हो रही हैं, कोरोना बढ़ रहा है और हम लॉकडाउन विड्रॉ कर रहे हैं। तो बड़ा सवाल उन्होंने यह भी उठाया है कि जब ये सब कुछ करना था तो ये लगा है क्यों गया। और उन्होंने प्रधानमंत्री से अपने सेकंड प्लान 31 तारीख के बाद के प्लान के लिए भी पूछा है कि अगला प्लान क्या है, वह बताना चाहिए, क्योंकि आम जन का भरोसा टूटता जा रहा है। तो चले इसी मुद्दे को लेकर के हम चर्चा करेंगे कि क्यों भरोसा टूट रहा है, राहुल गांधी का ये आरोप कितना जस्टिफाई करता है इस बात को। हमारे साथ इस वक्त आर्थिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार कैलाश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, श्यामचंद्र शर्मा साहब राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भाजपा नेता मदन राठौड़ जी हमारे साथ साथ जुड़े हुए हैं, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस की सेक्रेटरी संगीता जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप सभी का स्वागत है।
मैं सबसे पहला रिएक्शन चाहूंगा मदन राठौड़ जी का राहुल गांधी जी के इस बयान को लेकर के, जिसमें उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन 2 महीने कंप्लीट कर चुका है। 31 मई को चौथा लॉकडाउन का आखिरी दिन है। प्रधानमंत्री जी को बी प्लान बताना चाहिए, क्योंकि इस लॉकडाउन के चलते लोगों का भरोसा टूट रहा है। देखिए, आप ये बात अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि कई विकसित राष्ट्र कितने फेल हुए हैं और हम कितने सफल हुए हैं। इसका आंकलन यदि करना चाहें राहुल गांधी जी तो उनको समझ में आ जाएगा। आज अमेरिका सबसे विकसित राष्ट्र है, स्पेन है, फ्रांस है, इटली है, ये इंग्लैंड है। इन देशों की क्या हालत है? ये उन देशों में कितने लाखों लोग मर गए, लाखों संक्रमित हो गए। आज दुनिया का यदि हिसाब लगाएं तो कितने गंभीर संक्रमित अमेरिका में है और भारत में कितने हैं। यदि समय पर नहीं संभाला होता, इस देश के प्रधानमंत्री ने यदि दूरदर्शिता नहीं दिखाई होती, तो आज हिंदुस्तान की जनसंख्या के अनुपात को यदि लें हम और दूसरे देशों के अनुपात में लें तो हमारी स्थिति ये करोड़ों में पहुंच जाती। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने इसका आंकलन सही समय पर सही तरीके से किया और देश की जनता को पहले 22 तारीख को एक दिन के लिए समझाया, एक दिन आप करके देखिए। फिर 24 तारीख से जो लॉकडाउन किया उससे बहुत लोग बच गए, नहीं तो ये बहुत बड़ी संख्या होती। आज हम देखें कि दुनिया में संक्रमित है 55,45,000। आज की तारीख, आज का आंकलन आया है 55 लाख संक्रमित है और उसमें 3,47,500 लोग दुनिया में मर गए। ये आप हिसाब तो लगाएं। और यदि यहाँ की स्थिति आज अपन देखें तो 7300 है संक्रमित और मतलब 1,45,794 संक्रमित है और जिसमें 4,000 लोग हिंदुस्तान में मरे हैं केवल। और उसमें भी महाराष्ट्र में 1635, यानी आधे से अधिक तो महाराष्ट्र में मर गए। और जितने भी हिंदुस्तान में संक्रमित है उसमें आधे केवल महाराष्ट्र में है। यानी तो राठौड़ साहब, महाराष्ट्र के आड़ ले रहे हो क्या? नहीं, महाराष्ट्र की आड़ नहीं ले रहे। मैं ये बता रहा हूँ कि जहाँ हमारा शासन नहीं है, जहाँ हमारा शासन नहीं है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। नरेंद्र भाई मोदी की जहां तक बात है, उन्होंने बहुत दूरदर्शिता दिखाई है, इस देश को बचा लिया है, संक्रमण से बचा लिया, मौतों से बचा लिया। इसका आंकलन करना चाहिए। राहुल गांधी जी ने आंकलन नहीं किया, केवल राजनीति कर रहे हैं। सहयोग की भावना नहीं है उनके मन में। यदि सहयोग की भावना होती, वापस लौट रहा हूं आपके पास, मैं वापस लौटूंगा। संगीता गर्ग जी के पास में जाना चाहूंगा। संगीता जी, सुना आपने मदन राठौड़ साहब को अभी बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी ये साफ कह रहे हैं कोऑपरेशन की भावना होनी चाहिए थी, ये वक्त टाइम खिंचाई का नहीं है जो कांग्रेस कर रही है। ये राठौड़ साहब का भाजपा का आरोप है। देखिए योगेंद्र जी, बड़ी हास्यास्पद बात है कि मैं राठौड़ साहब को उस एक शब्द पे जो इन्होंने कहा था सही समय तो राठौड़ साहब बिल्कुल भी कतई नहीं था। क्योंकि अगर मैं बात करूं तो जो हाउडी मोदी, उसका जो ऋण उतारने के लिए जो नमस्ते ट्रंप किया गया, सबसे बड़ा खामियाजा गुजरात की जनता आज उस नमस्ते ट्रंप का भुगत रही है। दूसरी बात, राहुल जी ने तो जनवरी माह से चेताना शुरू किया, लेकिन आपके लोग, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कतई इस बात पर विचार करने की कहीं गुंजाइश नहीं छोड़ी कि अगर राहुल जी 31 जनवरी से ये बात कह रहे हैं कि विदेशों में कोरोना ने दस्तक दी है, हमें भी सावचेत हो जाना चाहिए, तो उस पर गौर करना चाहिए था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नमस्ते ट्रंप करना ज्यादा उचित लगा। उसके बाद जो दूसरा बड़ा कारण था कि वहां जो विदेशों से हमारे यहाँ जो फ्लाइट्स आ रही थी, उनमें जो यहाँ यात्री आए उनको क्यों नहीं क्वारंटाइन किया गया? एक बड़ा जो सब्जेक्ट है, उनको अगर क्वारंटाइन किया जाता तो आज जो विदेशों से हमारे देश में एक ये पैर पसार गई वैश्विक महामारी, जिसका खामियाजा पूरे देश की जनता भुगत रही है। तीसरी बात, जो आपने कहा था कि हमारे देश में मरीज कम है, लेकिन भाई साहब मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहती हूं कि आज पूरे देश में भारत चौथे नंबर का देश बन गया है, जहां यहां पर कोरोना महामारी निरंतर बड़ी तादाद में लोग फैल रहे हैं। और लॉकडाउन जो आपने किया ना, वो इस तरह से फैल हो गया कि बिना तैयारी के आपने नोटबंदी करी और बिना तैयारी के आपने लॉकडाउन किया। उसका खामियाजा पहले भी बेचारा गरीब भुगता और आज भी बेचारे गरीबों ने भुगता है। लेकिन आपका लॉकडाउन इसीलिए फेल हो गया कि जो काम पहले करना चाहिए था लॉकडाउन के पूर्व में,
पूर्व में, वो काम हम बाद में कर रहे हैं। ये बिना चलिए संगीता जी, मैं लौटूंगा आपके पास में, मैं कैलाश जी के पास में जाना चाहूंगा। कैलाश जी, वैसा आपके पास आना चाहूंगा मैं एक बार, और आपसे मैं जानना चाहता हूं कि एक बात कही है कि व्यापारी वर्ग उसका भरोसा टूट रहा है, और उन्होंने यह भी कहा है कि लोन मेला लगाने की आवश्यकता नहीं थी, उन्हें राहत देनी चाहिए थी, उनकी लायबिलिटीज जो है उनको सरकार ख्याल करती है उनका। इस तरह से तो एमएसएमई सेक्टर डूब जाएगा, लोग ये कहें कि कंगाल होते चले जाएंगे, जिसे हम कहते हैं कि दिवालिया कहते हैं, कि उस पोजीशन में पहुंच जाएगा। यहां मैं एक बात जानना चाहूंगा कि सरकार का बड़ा दावा और दाव है ये कि 20 लाख करोड़ रुपए से देश की स्थिति काफी सुधरेगी, और कोरोना से जिन लोगों का आत्मविश्वास टूट रहा है वह पटरी पे लौटेगा। बाकायदा इनका जो सरकार का तर्क है, निर्मला सीतारमण जी हो चाहे दूसरे नेता हो, उनका साफ कहना है कि कोलैबोरेट कर रहे हैं सिस्टम को। व्यापारी के पास में पैसा आएगा, वो मजदूर को मिलेगा, उसके एम्प्लॉय को मिलेगा, उससे वापस हम इस स्थिति में लौट पाएंगे। कितना भरोसा किया जाए इस पे? सर, इसके रेफरेंस में मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा। जब लॉकडाउन किया था उसके ठीक 3 दिन बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को टेलीफोन पर कहा था, 27 मार्च की बात है, कि आप 1 लाख करोड़ रुपया राज्यों को हाई अलर्ट हेल्थ केयर सिस्टम डेवलप करने के लिए दीजिए, ताकि पूरे देश में कोरोना महामारी का युद्ध स्तर से भी बड़े लेवल पर मुकाबला किया जा सके। लेकिन उस ट्रैक पर आज तक भारत सरकार की तरफ से एक भी कदम नहीं उठाया गया है। यही वजह रही कि कोरोना लगातार फैलता रहा। इस फैलाव ने लॉकडाउन को 4 बार बढ़ाने जैसी स्थिति पैदा की, और लगातार मरीजों की संख्या और मृतकों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। इसके आर्थिक इम्प्लीकेशंस हमारे सामने आए हैं। सरकार के सामने 2 बड़ी दिक्कतें हैं। पहला, जो एमएसएमई सेक्टर है वो कैसे रिवाइव हो। दूसरा, श्रमिकों की जो स्थिति है उसमें कैसे सुधार हो। राहुल गांधी जी ने आज कहा कि प्रत्येक श्रमिक के खाते में एक सर्टेन अमाउंट 7,500 रुपया उन्होंने प्रत्येक श्रमिक के खाते में भेजने की बात कही है। लेकिन यहाँ एक बड़ी विचित्र और विडंबनापूर्ण स्थिति है कि भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकारें हो, किसी के पास भी श्रमिक का डाटा उपलब्ध नहीं है कि कितने श्रमिक असंगठित क्षेत्र में है, कितने श्रमिक कुशल है, कितने श्रमिक अकुशल है। इसलिए भारत सरकार वो पैसा दे तो किसको दे। भारत सरकार के श्रम मंत्रालय का बजट 12,000 करोड़ रुपया है, लेकिन उनके पास डाटा अवेलेबिलिटी नहीं है। इसके विपरीत अगर हम अमेरिका में देखें तो अमेरिका में डे टू डे लेबर डाटा अवेलेबल है। कल की खबर थी कि वहां 3.6 करोड़ लोग बेरोजगार हैं और पूरी लिस्टिंग उनके सामने है। तो हमारे पास डाटाबेस अवेलेबल नहीं है। दूसरी, भारत सरकार की अपनी आर्थिक सेहत डगमगाई हुई है, और इस आर्थिक सेहत डगमगाने के पीछे सबसे बड़ा कारण भारत सरकार चलाने वाले जो तंत्र है, जो नीति निर्धारक है, उनकी फिजूल खर्ची को मैं मानता हूं। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सरकार छोड़ी थी, उस समय भारत सरकार पर 53 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था। आज 110 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो चुका है। इतना भारी कर्जा लेने के बाद भी ये आर्थिक रूप से कमजोर है। ये विडंबना की भी बात है। साथ ही ये दर्शाती है कि भारत सरकार का फिस्कल मैनेजमेंट बहुत कमजोर है। एमएसएमई की बात करें, उनके लिए जो प्रैक्टिकल अप्रोच से बात होनी चाहिए थी, जो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन होना चाहिए था, उस लेवल पर भारत सरकार ने एक भी स्टेप नहीं उठाया है। मैं ये मानता हूं। लेकिन कैलाश जी, मैं एक बात जानना चाहूंगा कि जो डेफिनेशन बदली है उससे एमएसएमई सेक्टर के लिए कहा जा रहा है कि उससे थोड़ा बेनिफिट मिलेगा। ये आज नहीं तो कल, लेकिन कुछ हम कह सकते हैं कि व्यापारी को एक उम्मीद तो बन रही है इस पैकेज के जरिए कि कुछ मुझे पैसा मिल पाएगा। और जैसे कहा कि अगर कोई दिवालिया की स्थिति में जा रहा है तो उसको एनपीए कोई हो रहा है तो उसको 1 साल की और मोहलत दी जा रही है कि ठीक है, आप एक लोन और आप लेकर के इसे चुका सकते हैं और अपनी गाड़ी को पटरी पे ला सकते हैं। तो ये कि ऐसा नहीं लग रहा कि ये कुछ से कुछ राहत मिल सकती है।
हाल फिलहाल 6 महीने तक किसी भी तरह की राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है। एमएसएमई सेक्टर का जो अर्थतंत्र है वो बाजार अर्थव्यवस्था पर चलता है और बाजार अर्थव्यवस्था इस समय चरमराई हुई है। पिछले 2.5 महीने के दौरान हमने देखा कि लोग केवल अति आवश्यक वस्तुओं की खरीद कर रहे थे। यह ही सिलसिला सितंबर एंड तक जारी रहेगा। उसके बाद बाजार की क्या स्थितियां रहती है उस पर सब कुछ निर्भर करेगा। लेकिन इस 6 महीने के दौरान अर्थव्यवस्था की जो कमर टूट रही है, बाजार में मांग की जो कमी नजर आ रही है, उसका सबसे बड़ा खामियाजा एमएसएमई सेक्टर को भुगतना पड़ रहा है। उसके लिए भारत सरकार के पास कोई फुल प्रूफ पॉलिसी अवेलेबल नहीं है। मैं लौटूंगा आपके पास, मैं वापस आपके पास लौटूंगा। मैं श्याम सुंदर शर्मा साहब के पास में जाना चाहूंगा। श्याम जी, आपके पास आना चाह रहा हूं। राहुल गांधी का बयान है कि लॉकडाउन कंप्लीट फेल है, बी प्लान प्रधानमंत्री को बताना चाहिए। क्या लग रहा है आपको कि लॉकडाउन को किस नजरिए से फेल बता रहे हैं? लॉकडाउन, बीजेपी का यह भी दावा है कि लॉकडाउन को अगर इसी पे सवाल खड़ा कर रहे हैं तो राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत जी ने 2 दिन पहले लॉकडाउन शुरू किया था। तो लॉकडाउन अगर यहाँ पे सही है तो वहां गलत कैसे? देखिए योगेंद्र जी, जिस प्रकार से राहुल गांधी ने तीसरी बार पत्रकारों से रूबरू हुए और उन्होंने बहुत सारी चीजें, ऐसी चीजें कही हैं, क्योंकि वो सीधे तौर पे ये कह रहे हैं कि शासन, प्रधानमंत्री जी अगर लॉकडाउन करने जाते हैं, हमारे यहाँ देश में सबसे पहला आया था 30 जनवरी को पहला केस आया, उसके बाद हमने लॉकडाउन किया 54 दिन बाद। तो लॉकडाउन तत्काल करने की स्थिति में तो थे नहीं। अगर लॉकडाउन भी किया तो हमने सबसे पहले 21 दिन का लॉकडाउन किया। हमारे पास कोई प्लान नहीं था। हमने कहा हम महाभारत की लड़ाई 18 दिन में जीते थे तो ये लड़ाई हम 21 दिन में जीत जाएंगे, लेकिन नहीं, आज 60 दिन पूरे हो गए। स्थिति बिगड़ रही है, सुधरने के बजाय बिगड़ रही है, क्योंकि हमारे पास शासन के पास ऐसा कोई तंत्र नहीं था जिसको ये मालूम कर सके कि हमारे प्रवासी लोग जो मजदूर हैं किस तादाद में कहां कैसे कैसे हैं, उनकी रोजी रोटी का क्या व्यवस्था होगी। उन्होंने लॉकडाउन तो कर दिया, उनकी व्यवस्थाएं नहीं कर पाए, इसलिए वो अधिक समय तक जब लॉकडाउन में रहे, उनकी स्थिति खराब हुई तो सड़कों पे आ गए, और सड़कों पे आने के बाद वो अपने घर के लिए चल दिए। भारी तादाद में आज भी पूरा श्रमिक अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंच पाया है। ये मदन जी, क्योंकि मदन जी के क्षेत्र में बहुत काफी तादाद में प्रवासी मजदूर आए हैं, और वो आए जो कोरोना पॉजिटिव है। आज हमारे यहाँ राजस्थान में ले लें तो देखिएगा कि 1300 करीब कोरोना पॉजिटिव तो प्रवासी जो आ गए मजदूर वो है। तो ये चिंता का विषय है। अब राहुल गांधी ने कह तो दिया कि 750 रुपए 3 महीने तक दिए जाने चाहिए। उनके शासित कांग्रेस शासित 3 राज्य हैं या 4 राज्य हैं, जो कि एक और है पांडिचेरी। उनको कम से कम सबसे पहले अपने मुख्यमंत्री जी को कहना चाहिए कि आप मेरी बात मान के, जैसे छत्तीसगढ़ ने जारी किया है, तो क्यों नहीं पर राजस्थान लागू करे, पंजाब लागू करे, या बाकी लोग पांडिचेरी लागू करे, लेकिन नहीं कर पाए। वो कहते हैं कि मजदूरों के पास सीधा पैसा जाना चाहिए, क्योंकि स्थिति अच्छी नहीं है, उनके पास रोजी रोटी नहीं है। वो आने वाले समय अराजकता का माहौल इस देश में हो जाएगा, क्योंकि हम जब उनको रोजी रोटी नहीं दे पाएंगे तो उनके पास निश्चित रूप से आने वाले समय में, और प्रधानमंत्री से पूछते हैं कि आपके पास 1 जून के बाद क्या स्थिति होगी इस देश की, आपके पास क्या प्लान है कि। मैं एक बात जानना चाहता हूं श्याम जी यहाँ पे, कि अगर लॉकडाउन की ये स्थिति नहीं होती तो संक्रमण का हम अंदाजा लगा सकते हैं। कुछ पॉइंट्स पे गवर्नमेंट फेल है, ये कह सकते हैं कि मजदूरों के पलायन को नहीं रोक पाए, हम उन पे भरोसा नहीं पैदा कर पाए कि हमें वहीं रहना चाहिए, ये किया जा सकता है, हमारी बड़ी चूक रही है। और अगर लॉकडाउन नहीं होता बाकी लोग तो काफी सेफ रहे। और अब चुनौती है, अगर हम और मुल्कों को भी देखें तो वो कोरोना के साथ साथ जीवन को पटरी पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी जी का कहना है कि 4100 लोगों के मरने के बाद हम अगर अभी वापस से लॉकडाउन को खोल रहे हैं तो फेल है। तो इसे किस तरह से देखा जाए, इसे फेल कैसे मान सकते हैं कि आम पब्लिक भी चाहते हैं कि हमारे काम धाम भी चलने चाहिए? देखिए योगेंद्र जी, जब हम प्रधानमंत्री की बात सुनते हैं तो कहते हैं हम पीपी की किट नहीं बना पा रहे थे स्टार्टिंग में, आज हम 5 लाख बना पा रहे हैं। तो ये कमजोरी किसकी थी? जब आप 30 जनवरी को इस देश में पहला कोरोना पॉजिटिव आया, 54 दिन बाद आपने लॉकडाउन शुरू किया, तो उस दौरान भी हम वो सब चीज नहीं कर पाए। ये कमजोरी किसकी है? हमारी कमजोरी को हम ढकने के लिए केवल के घरों में रहिए,
और घरों में रहिए, तो हम उसके कामकाज पूरी तरीके से 18 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है भारत को। तो आप क्योंकि आने वाले समय में अगर हम इसी प्रकार से रहे तो और ये नुकसान बढ़ेगा और ये देश की आर्थिक व्यवस्था बिल्कुल डगमगा गई है। जीएसटी का 1% भी हम उसको चलिए मैं लौट रहा हूं आपके पास, वापस लौट रहा हूं। मैं मदन राठौड़ जी के पास जाना चाह रहा हूं, मदन राठौड़ जी के पास जाना चाहूंगा। राठौड़ साहब, तमाम वक्ताओं को आपने सुना और कहा यह जा रहा है कि आर्थिक पैकेज तुरंत राहत चाहिए थी व्यापारी को, उसकी लायबिलिटीज को अगर 3 महीने के लिए आप एक्सटेंड करते, यानी कि सरकार स्थगित करती, क्योंकि जानबूझ करके उन्होंने फैक्ट्रियों को लॉकडाउन नहीं किया, सरकार का निर्देश था, वह मानना भी होता। इस कारण से आज बैंक की जिम्मेदारियां हैं, कम से कम उनको तो पोस्टपोन किया जाना चाहिए था कि भी ठीक है आप ये विदाउट एनी इंटरेस्ट, क्या जो फिक्स लायबिलिटी आपकी कुछ जीएसटी को लेकर के मानिए, टैक्सेस जो मिलते हैं वो मान के चलिए, या बिजली की जो है वो मान के चलिए, जब चल ही नहीं रहे तो फिक्स लायबिलिटीज को तो कम से कम सरकार को कैंसिल करना चाहिए था। उद्योग वर्ग लंबे समय से मांग कर रहा, आप भी एक उद्योगपति भी है, कुछ महीने के अंदर ये चीजें हैं। लेकिन राहुल गांधी जी की अगर हम बात करें, जैसे श्याम जी भी कह रहे हैं कि 54 दिन बाद में लॉकडाउन को शुरू किया गया। संगीता जी ने आरोप लगाया कि हाउडी मोदी का नमस्ते ट्रंप के जरिए उन्होंने कर्ज चुकाया है। तो देश को इस तरह से अगर हम इतनी बड़ी समस्या में धकेल के कोई कर्ज उतारा जा सकता है, ये आरोप है, ऐसा लग रहा है इनको। देखिए, बहुत विद्वान लोग आज अपने सामने बहस में है, मैं एक एक करके सबका जवाब देना चाहूंगा। पहले तो मुझे आश्चर्य हो रहा है कैलाश जी पर। कैलाश जी विद्वान हैं, वो ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि मोरेटोरियम बैंकों ने 3-3 महीने पहले खिसकाया था, अभी 6 महीने खिसका दिया है। मोरेटोरियम जो होता है, जो कर्ज लेती है कंपनी, उस कंपनी के उस कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए उसको 6 महीने का समय दे दिया है, ये कोई कम राहत नहीं है। इसके अलावा दूसरा, उसने जो जितना लोन फरवरी लास्ट तक जो जितना कर्जा उसने उठा रखा था, उसका 20% प्रधानमंत्री की गारंटी पर लोन देने का ये सरकार ने घोषणा कर दी, सारी बैंकों को निर्देश दे दिए और बैंकों ने ये जारी कर दिया, वो देना शुरू कर दिया। अब जब इससे बड़ी और क्या सहायता चाहिए एमएसएमई को? यानी 20%, यानी किसी ने 1 करोड़ ले रखा था तो उसको 2 करोड़ यानी 20% और उसको लोन मिल जाएगा, उसमें उसको कोई कोलैटरल सिक्योरिटी जमा कराने की जरूरत नहीं है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? और जब मोरेटोरियम बढ़ा दिया 6 महीने का, उसको ब्याज, वो जो किस्त उसकी आ रही है वो उसको नहीं चुकाना है, तो वो खड़ा हो जाएगा। निश्चित रूप से आप मान के चलिए कैलाश जी कि अब भारत को विकसित राष्ट्र बनने में कोई रोक नहीं सकता, निश्चित रूप से बनेगा। और ये जिस प्रकार से 20 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया है, सभी वर्गों को इसका फायदा मिला है, पहली बात। लेकिन राठौड़ साहब, मेरा एक सवाल है, राठौड़ साहब एक सवाल है, मेरा एक सवाल है, बनना चाहिए, हर व्यक्ति की इच्छा है कि हम विकासशील से विकसित राष्ट्र बने, लेकिन बड़ी शर्म की बात है कि जब सड़क पे तपती दोपहरी में वीडियो जो हम दिखा रहे हैं, आज भी स्थिति बनी हुई है कि कई प्रवासी मजदूर कई राज्यों में पैदल चलने को मजबूर हैं। हम किस विकसित राष्ट्र के सपने लेकर के चल रहे हैं? हमारे पास इतने संसाधन नहीं है। इसका जवाब दे रहा हूं, जो सीमाओं में उलझे हुए, क्यों उन प्रवासियों को वहां तक पहुंचाया जा सकता था? मैं इस विषय पे आ रहा था, आपने फिर से प्रश्न किया तो मैं उसका जवाब देना चाहूंगा। संगीता जी ने जैसे कहा ना कि वो ट्रंप और नमस्ते ट्रंप वगैरह, ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। इस समय सहयोग की भावना करना चाहिए। जब देश में अचानक संकट आया है, जब अचानक ये आ गया, गलतियों को उजागर करे तो उसी बात नहीं, मैं एक बात बताना चाहूंगा, आप गलतियों को उजागर करे तो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। किस तरह का सहयोग चाहते हैं राठौड़ साहब? मैं संगीता जी की बात का जवाब दे रहा हूं। मैं देखिए, अपन आपस में देखिए बहस कर रहे हैं, मैं बीच में बोलना नहीं चाहता था। आपने जब जो कुछ भी आरोप लगाया मैं सुन रहा था उसका। मैं एक बात निवेदन करना चाहूंगा कि ये कोविड-19 आएगा, ये पहले से किसी को पता नहीं था। देखिए, कोरोना सबके शरीर में है, कोविड-19 एक नई बीमारी आई है, अचानक एक वायरस ऐसा आया है जो मैन मेड वायरस है, इसको समझने की जरूरत है। और जब ये आ गया, अचानक आया, तो उसको कैसे किया जाए, इस देश की जनता को किस प्रकार से सावधान किया जाए कि आप एकदम लॉकडाउन हो जाइए। अब उसमें सहयोग की भावना नहीं थी। जैसे आपने सवाल किया कि पैदल आ रहे हैं, हमारे मजदूर पैदल आ रहे हैं, मार खा के आ रहे हैं, तपती हुई धूप में किस प्रकार से अपने बच्चों को लेकर के आ रहे हैं। मैं इसमें एक बात बताना चाहूंगा कि सहयोग की भावना नहीं थी। ये अधिकांश जो आ रहे हैं महाराष्ट्र से आए, महाराष्ट्र में सहयोगात्मक रूप नहीं रखा गया। राजस्थान की सीमा पर जो उनको रोक दिया गया, बॉर्डर सील कर दिया गया, जब बॉर्डर सील कर दिया तो वो व्यक्ति संक्रमित वहां हुआ है। मदन जी, सर मैं निवेदन करना चाहूंगा,
मजदूरों का ऐसा मामला है कि जिसपे जितनी बहस करे उतने अध्याय कम पड़ जाएंगे, क्योंकि आपने महाराष्ट्र सवाल उठाया, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं तो एक बात जानना चाहता हूं कि यही तो मैं कह रहा हूं कि सरकारों का फेलियर है। लॉकडाउन जिस दिन शुरू किया, एक कोऑर्डिनेशन कमेटी सभी राज्यों के या सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की होती, क्यों सीमाओं में बांध दिया गया? भारत तो एक ही है, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में क्यों उलझे हुए? मेरे समझ में नहीं बैठ रही। वह मजदूर इस देश का नागरिक है, उससे कोई मतलब नहीं है कि मैं कहां काम करने के लिए गया था। आज भी आप वंदे भारत मिशन को लेकर के हम बहुत गदगद हो रहे हैं कि हम लिफ्ट करा रहे हैं बाई एयर वहां से जो हमारे प्रवासी फंसे हैं उनको। सर, सैल्यूट हम तब करते हैं कि जब वास्तव में मजदूरों को आप ट्रैक्टर की ट्रॉली से भिजवा देते। एक राज्य अपनी सीमा से दूसरे राज्य तक पहुंचाता, एक राज्य जहां उससे बॉर्डर से पिक करके दूसरे, ये व्यवस्था हम लोग नहीं कर पा रहे थे। कितनी बड़ी चूक है। हम आज हर सरकार इसके अंदर अपना बचाव कर रही है, ये बहुत बड़ी चूक है सर। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि केंद्र सरकार ने इनको अनाज दिया, हर स्टेट को जितना अनाज उठा के ले जाना था ले जाइए और हर व्यक्ति को दीजिए, ये गारंटी दी थी कि आप ले जाइए और उसको आप इस प्रकार से किसी को भूखा नहीं रहने देवे। वो स्टेट उठा नहीं पाए, स्टेट्स में वो अनाज नहीं उठाया। मैं लौट रहा हूं, उठाया उसका वितरण बराबर। ब्रेक के लिए रुक रहा हूं राठौर साहब, आप ही के पास छोटे से ब्रेक के लिए रुकता हूं, ब्रेक के बाद वापस लौट रहे हैं। बने रहिए आप जन टीवी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं राहुल गांधी के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने एक एक करके केंद्र सरकार पे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे सीधे हमले बोले हैं। राठौर साहब के पास में था मैं ब्रेक से पहले, मैं एक बार फिर राठौर साहब के पास में जाना चाहूंगा। राठौर साहब देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई भी सरकार हो, ये तो राजनीतिक दलों को भरोसा करना है एक दूसरे पे। पब्लिक को बिल्कुल भरोसा है कि हमारी सरकार हमारे लिए कुछ ना कुछ कर रही होगी, हर व्यक्ति को भरोसा है। ये तो आप लोग तय करिए कि क्यों भरोसा आप लोगों का टूट रहा है। मेरा छोटा सा सवाल सर यहाँ पे ये है, आप जो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र से माइग्रेंट रवाना हुए और उसके बाद वो व्यवस्था करने में चूक गए। सर मैं तो एक बात कहना चाहता हूं, लॉकडाउन यूनियन गवर्नमेंट के स्तर पर तय हुआ कि हमें लॉकडाउन करना है और इस व्यवस्था को फॉलो करना पड़ेगा सबको। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री इस बात से इनकार भी नहीं कर रहे, तो करना भी नहीं चाहिए था क्योंकि ये महामारी का वक्त था, सबको कोऑपरेट करना था। मैं तो सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूं कि हम एक राज्य दूसरे पर, दूसरा राज्य तीसरे पे, या राज्य केंद्र सरकार पे, केंद्र राज्य पे, ये क्यों डाला जा रहा है? ये क्यों नहीं माना जा रहा है कि हाँ बिल्कुल उस वक्त चूक हुई है, हम अगर इन सभी को पहुंचा देते तो आप ये तय मान के चलिए कि उस वक्त एक तो संक्रमण नहीं बढ़ा था, हम कंट्रोल में रहते। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि सब प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने 6 बार बात कर ली अभी तक, कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, रूबरू बुला करके सबके साथ बैठ करके चर्चा करके कि किस तरीके से इस समस्या का समाधान अपने को करना है, कैसे झेलना है, ये सारी बातचीत हो चुकी। फिर भी मैं संगीता जी के, मैं एक एक का जवाब तो दूं ना। संगीता जी ने कहा कि ये ट्रंप वगैरह ये इस प्रकार की बातें की। मैं एक बात बताऊं आपको कि आज दुनिया में जब 55 लाख लोग संक्रमित है, उसमें भारत में यदि 1,45,000 है तो कितना रोक करके रखा है। भारत की जनसंख्या का अनुपात यदि लगाना चाहें तो कितना हमने कंट्रोल किया है। यही नहीं, 4,078 लोग मरे अभी तक, और दुनिया में, अमेरिका में 1 लाख मर गए, 1,17,000 लोग अमेरिका में मर गए, दुनिया में 3,47,000 मर गए। तो भारत में ये कंट्रोल हुआ है, पहली बात। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूंगा कि सभी प्रदेशों के साथ में समन्वय स्थापित करने की पूरी कोशिश की गई, ये किसी के साथ भेदभाव नहीं किया गया। तीसरी बात, प्रत्येक स्टेट को यह कहा कि जितना अनाज चाहिए, देखिए एक मिनट मुझे बोलने दीजिए, आपका मौका आएगा, आपको अवसर मिलेगा। जितना अनाज चाहिए अनाज उठाइए। कंपनियों को कहा गया कि अपने मजदूरों को आप निभाइए, उनको आप और कम से कम 20% तो हर महीने का खर्चे का पैसा दीजिए, हो सके तो पूरी तनख्वाह दीजिए, उनको निभाइए, उन्हीं के भरोसे आपका ये उद्योग चलने वाला है। लेकिन ये सारी व्यवस्थाएं जब दी गई, लेकिन धैर्य का अभाव जनता में था। आप जैसे श्याम जी ने कहा कि एक इतना मतलब लंबा समय 21-21 दिन बढ़ाते गए। अरे
यदि एक साथ 2 महीने का बोल देते तो आपके अपने आसपास के लोगों की जानकारी हमको है कि क्या इनको धैर्य है क्या, एकदम इतनी भगदड़ मच जाती कि देश में अव्यवस्था का आलम हो जाता। इसलिए धीरे धीरे करके ही और उनको ये सहन करने की क्षमता पैदा करना पड़ता है। तो ये बहुत मैं सोचता हूँ बुद्धिमत्तापूर्ण काम इस देश के प्रधानमंत्री जी ने किया कि समय समय पर संभाला और उनको राहत देने की पूरी कोशिश की। किसान को पैकेज तो देखिए आप, ये 20 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया है, जीडीपी का 20%, इन्हें आप कल्पना करो कितनी बड़ी राशि दे दी है। ये कोई कम राशि नहीं है। राशि नहीं दी है, कर्जों के रूप में दिया। आप कह रहे हो राशि दे दी है, राशि नहीं दी है। सहायता राशि नहीं दी, कर्ज लेने के लिए छूट प्रदान कर दी है। नहीं छूट नहीं कि आप हमारा कर्जा चुकाने के लिए भी एक बात बताऊं श्याम जी, आप मान है, मैं आपसे बहस करने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन आपको मालूम है कि ये जीएसटी का पैसा कहां रहता है? स्टेट के पास में। उनको बोल दिया कि आप इसको खर्च कर दीजिए। और आपके ये सेस का पैसा कहां रहता है? स्टेट में रहता है। उनको बोल दिया आप स्टेट में खर्च कर दीजिए। तो ये पैसा हुआ भगवान, ये कोई ये नहीं हुआ कि खर्च हुआ। करोड़ हो गया, ये तो गिना दो ना। 20 लाख करोड़ में से कितना है वो, ये बता दो साहब। क्या बात करते हो? 3.5 लाख करोड़ है टोटली। स्टेट के टैक्स का जो पैसा है तो सेंटर को देना पड़ता है। स्टेट को कलेक्ट करके जो सेंटर को देना पड़ता है वो वहीं रखने के लिए कह दिया। कोई कम बात नहीं है साहब। और इसके अलावा कहा है ये बिल्कुल दिया है, ऐसा बनता है, उसमें क्या बात है? बहुत बड़ी राशि। मदन जी, एक संगीता जी के उस आरोप का जवाब दीजिए जो इन्होंने कहा कि ट्रंप की यात्रा की वजह से लॉकडाउन को काफी डिले किया गया, ये चूक रही है। कांग्रेस के नेता एक और आरोप लगाते हैं कि मध्य प्रदेश में सरकार गिराने के लिए लॉकडाउन को इससे डिले किया गया। 5 दिन बनाया, 5 दिन के लिए। एक बात बताइए, मैं संगीता जी से पूछूं कि आपकी सोनिया जी की इटली की क्या हालत है? ये तो कम से कम देख लीजिए। सरकार है क्या इटली में? मैं इसलिए कह रहा हूँ, सोनिया जी की ले लो, फ्रांस की ले लो, स्पेन की ले लो, वहां इंग्लैंड की ले लो, वहां की स्थिति क्या है? थोड़ा कल्पना करो ना। आप ऐसी बातें करना। अब आप जैसे मैं कैलाश जी की एक बात का जवाब और पूछना चाहूंगा कैलाश जी से। अरे राहुल गांधी जी ने राजस्थान में चुनाव से पूर्व कितना रुपया देने की घोषणा की थी? 1 रुपया भी दिया क्या किसान को? 1 रुपया भी दिया क्या? बता दीजिए। आप कैलाश जी विद्वान आदमी है, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता, लेकिन आपसे जवाब मांगना चाहूंगा कि आप कह रहे हैं कि हर एक मजदूर के खाते में पैसे जमा करा देना चाहिए था। अरे राजस्थान में चुनाव घोषणा पत्र में कांग्रेस ने कहा था कि हर एक के खाते में इतने रुपए देंगे। कितना रुपए दे दिया? नहीं दिया, अभी तक नहीं दे पाए वो। राहुल गांधी राजस्थान के किसानों, राजस्थान के 1.44 करोड़ किसानों के खाते में राजस्थान सरकार ने 8,000 करोड़ रुपए प्रवाहित किए हैं। कैलाश जी आपका नंबर आएगा ना? अगर आप नंबर आएगा कैलाश जी, तब आप जवाब दीजिए। मैं एक बात आपसे निवेदन करूं, आरोप लगाना आसान है, आरोप नहीं, आने के बाद धरातल पर आने के बाद संभालना किस प्रकार से संभाला जाता है, इसमें नरेंद्र मोदी दुनिया में नंबर 1। 30 लाख करोड़ के पैकेज नंबर 1 लीडर। कोई नगद सहायता 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं है। मदन जी, उसकी स्टडी कीजिए। आप स्टडी करने के बाद बोलिए। आप डाटा का एनालिसिस कीजिए, उसके बाद बोलिए। मेरे सामने डाटा है, ये 55,45,000 लोग दुनिया में संक्रमित है। 3,47,000 की बात कर रहा हूँ। भारत में 1 लाख की बात कर रहा हूँ मैं, केवल और 4,078 लोग नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार चल रही है। छोटा सा पाकिस्तान भारत सरकार की अर्थव्यवस्था का हत्या बिठा दिया गया है, चकनाचूर कर दिया है। तो मैं बहुत अधिक कंट्रोल किया है। 135 करोड़ की जनसंख्या का भारत, और उसमें यदि 1,45,794 संक्रमित हो जाए तो शहर का बच गया है। फिर भी ₹1 का भी पैकेज जारी नहीं किया गया है। मदन राठौड़ जी, हेल्थ केयर के लिए ₹1 का भी पैकेज भारत सरकार की तरफ से जारी नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री को 2 महीने हो गए। पहला सूत्र निरोगी गया और कोरोना वायरस से निपटने के लिए ₹1 भी। मदन जी और कैलाश को रोकना चाहूंगा, इसी बीच मदन जी और कैलाश को रोकना चाहूंगा।
मदन जी और कैलाश को रोकना चाहूंगा, मैं एक बात के लिए रोकना चाहूंगा। मैं इस वक्त जयपुर एयरपोर्ट से हमारे सहयोगी अनिल सैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कजाकिस्तान से 140 प्रवासी राजस्थानियों को लेकर के फ्लाइट पहुंची है। जयपुर आने वाली ये दूसरी फ्लाइट है जो प्रवासियों को लेकर के आई है। अनिल इस वक्त हमारे साथ में जयपुर एयरपोर्ट से जुड़े हुए हैं। अनिल, मैं जानना चाहूंगा आपसे, हमारे अतिथि हमारे साथ में जुड़े हुए हैं इस वक्त, अभी क्या पोजीशन एयरपोर्ट की? यात्री जो आए हुए हैं वो एयरपोर्ट पे बाहर निकल चुके हैं या फिर अभी सिक्योरिटी चेकिंग जो है उनमें अभी वक्त लग रहा है? देखिए, फ्लाइट रेंट यहाँ पर करती है और सिक्योरिटी चेकिंग है वो यहाँ पर लगातार जारी है। हम देख रहे हैं कि एक एक जो स्टूडेंट है, क्योंकि इस फ्लाइट के अंदर जो कजाकिस्तान से है उसमें लगभग सभी स्टूडेंट शामिल हैं। तो सभी स्टूडेंट्स जो अंदर है चेकिंग वहाँ पर की जा रही है। उनको एक एक करके एयरपोर्ट के बाहर, क्योंकि आप लवाजमा देख भी रहे हैं कि यहाँ पर जो गाड़ियों का लवाजमा लगा हुआ है, तमाम 140 से अधिक स्टूडेंट कह जा रहे कि लगभग 136 के करीब जो स्टूडेंट है वो यहाँ पर एयरपोर्ट पर पहुंचे। उनको फिलहाल यहाँ से होटल्स के लिए लेके जाया जाएगा, उनको 14 डेज के लिए क्वारंटाइन वहाँ पर किया जाएगा, उसके बाद में उनको घरों में जाने के लिए अनिल, एक बात और जानना चाहूंगा मैं, अनिल एक बात और जानना चाहता हूँ यहाँ पे, किस तरह की व्यवस्था की गई है? सीधे होटल पहुंचाना है या फिर अभी परिजनों से मिलने के लिए परमिशन दी हुई है? जैसे कि पिछली फ्लाइट के अंदर जो लंदन से लौटी थी उसमें भी किसी भी तरह की परमिशन नहीं दी गई थी परिजनों से मिलने के लिए, अभी क्या इंतजाम किए गए? नहीं, बिल्कुल इनको होटल से ले जाया जाएगा, कोई घर जाने की परमिशन यहाँ पर नहीं दी जाएगी। 14 डेज का जो क्वारंटाइन है वो इनको पूरी तरह से पालना यहाँ पर करनी होगी। और इनके लिए बसें भी लगाई गई है। सोशल डिस्टेंसिंग के तहत इनको एयरपोर्ट से होटल तक भी तमाम जो पैसेंजर आ रहे हैं उनको यहाँ पर होटल तक लेके जाया जाएगा। उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग की भी पालना यहाँ पर की जाएगी। उनका लगेज जो है, लगेज ले जाने के लिए अलग से गाड़ियाँ यहाँ पर लगी है, लगेज अलग जाएगा और जो यहाँ पर पैसेंजर होते हैं वो यहाँ पर अलग अलग गाड़ियाँ जाएंगे। जी, तो चलिए, शुक्रिया अनिल हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये थे अनिल सैन हमारे सहयोगी जो जयपुर एयरपोर्ट से हमारे साथ जुड़े हुए थे। सीधे कजाकिस्तान से फ्लाइट प्रवासी राजस्थानियों को लेकर के पहुंच चुकी है। 140 यात्री वहां पे लैंड किए हैं और एसीएस इंडस्ट्री सुबोध अग्रवाल खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एडीएम वहां पे है, स्पेशल सेल की तरह वहां काम किया जा रहा है और उन्हें बाहर निकालने की पूरी जो प्रक्रिया है उसे अपनाया जा रहा है। तो चलिए एक बार वापस मैं रोकना चाहूंगा हमारे पैनल के पास में, कोरोना योद्धा है, ये भी इनका भी सम्मान होना चाहिए। तो लेके संगीता जी आपके पास आना चाहूंगा मैं। मदन राठौड़ जी ने एक बात कही है कि टांग खिंचाई कोई भी कर सकता है, यह महामारी का वक्त है, एक दूसरे को कोऑपरेट करना चाहिए। राहुल गांधी जी पूरी तरह से कैसे खारिज कर रहे हैं कि बिल्कुल लॉकडाउन के कोई परिणाम सामने नहीं आए। संक्रमण बढ़ रहा है, दुनिया में बढ़ रहा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। दो बातें सामने आ रही हैं कि एक बात तो ये आपकी पार्टी के कई नेताओं ने डिमांड की कि लॉकडाउन के साथ साथ पटरी पे जिंदगी को भी आने देना चाहिए। अब प्रधानमंत्री जी का, बीजेपी का यह दावा है कि राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने जैसे जैसे चाहा लॉकडाउन को वैसे वैसे आगे बढ़ाया, उसको एक्सटेंड किया और अभी जो चौथे लॉकडाउन 31 मार्च को कंप्लीट हो रहा है उसके बाद भी डिसीजन राज्यों के आधार पे किया जाएगा। मुझे जहां तक लगता है कि इसी वीक एक और मीटिंग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ में हो सकती है, देश को संबोधित कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये वेट करना चाहिए। तो कंप्लीटली से फेल करार दे रही है कांग्रेस इसे। देखिए योगेंद्र जी, जो काम हम आज कर रहे हैं, श्रमिक भाइयों को पहुंचाने का काम हम आज कर रहे हैं, वो पहले होना चाहिए था। ये पहले तैयारी होती। लॉकडाउन फेल इसलिए हुआ कि पहले आप लॉकडाउन नहीं करके पहले वो सारी व्यवस्थाएं करते जो व्यवस्थाएं हम आज कर रहे हैं। और अब जब ये व्यवस्थाएं जी की जा रही है तो फेल हो गया, क्योंकि पहले कम हुए, मतलब मरीज इतने कम हो गए थे, लेकिन अब निरंतर प्रवासियों के कारण बढ़ोतरी हो रही है। तो लॉकडाउन फेल ही हुआ ना। जो तैयारियां आपको पूर्व में करनी चाहिए, आपने नोटबंदी करी, वो भी ऐसे ही करी, बिना तैयारी के काम करते हैं आप रात को 8 बजे आते हैं, देश को भूल जाते हैं, लेकिन आपके मन में किसी का दर्द नहीं होता, किसी की तकलीफ नहीं होती कि मेरा देश का मजदूर किस तरीके से इसको सरवाइव करेगा। अभी मैं मदन जी की बात का मैं जवाब देना चाहूंगी कि और इस पर इनको माफी भी मांगनी चाहिए। इन्होंने कहा सोनिया जी की इटली, मेरे को बड़ा तकलीफ है इस बात को कि आप अर्नब जी की भाषा बोल रहे हैं यहाँ पे। अर्नब जी ने जिस तरीके से कहा था इटली वाली सोनिया, और आज वही बात आप कह रहे हो कि सोनिया जी की इटली। हाउ कैन डू दिस? आप कैसे कह सकते हो ये कि सोनिया जी की? मेरा एक छोटा सा सवाल है, प्रधानमंत्री एक छोटा सा सवाल
जी, मेरा छोटा सा सवाल है आपसे, मुझे एक बात बताइए कि राहुल गांधी जी केंद्र को फेल बता रहे हैं कि लॉकडाउन फेल हो गया है, उसके कोई परिणाम नहीं निकले। ठीक है, आपने छत्तीसगढ़ में न्याय भी शुरू कर दिया कि 7500 रुपए लोगों को दोगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं एक भी राज्य को उदाहरण देकर के कह सकता है कि प्रवासी मजदूर जो पैदल जा रहे थे, किसी भी राज्य के होंगे, नागरिक तो इसी देश के थे, एक बॉर्डर के छोर से लेकर के और दूसरे छोर तक पहुंचाने के लिए किसी राज्य ने अगर कोई मदद की हो, मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि जिन लोगों के पास में जो साधन भामाशाहों के पास में खाने का है, अगर सरकारों के भरोसे ये लॉकडाउन चलता, प्रवासी चलते, तो मुझे लगता है कि आधे से ज्यादा लोग भूख से मर चुके होते। आप लोगों को अंदाजा होना चाहिए ये। तो कोई राज्य उदाहरण दे सकता है, कोई पार्टी उदाहरण दे सकती है कि मेरे राज्य में किसी को पैदल नहीं चलने दिया, या ये अमुक पार्टी के लोगों ने जहां जो मजदूर मिला उसकी पूरी व्यवस्था की है कि एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक पहुंचाए? उदाहरण दे सकता है ऐसा? देखिए, मैं योगेंद्र जी इस बात का सिर्फ इतना सा उदाहरण देती हूँ जिसको पूरे देश ने उस घटनाक्रम को देखा है। बड़ी विडंबना और पीड़ा के साथ मैं इस बात को आपको बताना चाहती हूँ कि बसेस खड़ी थी, भरतपुर और यूपी के बॉर्डर पे बसेस खड़ी थी 52 दिन बाद। लेकिन देखिए, सुनिए, जब ये आप खोलेंगे तभी ना। हमने तो कोटा से यहाँ से विद्यार्थियों को राजस्थान सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने बिना किसी जवाब के, बिना किसी तहकीकात के, बिना आपसे ये पूछे कि क्या नंबर है, क्या नहीं है, क्या कर रहे हैं, अरे फलाना ढिकनाना छोड़िए ना इन बातों को। अगर 50 मजदूर भी हमारे जाते हैं, 50 भाई भी हमारे अपने घर पहुंचते हैं, तो बड़ी बात ये होती है, आपके मन में दर्द होना चाहिए, आपके मन में पीड़ा होनी चाहिए, लेकिन आपके मन में वो दर्द भी नहीं। आप उन पैदल चलती हुई माँ को नहीं देख रहे जो अपने बच्चे के दूध के लिए तरस रही है कि मेरे बच्चे को दूध मिल जाए। उस बाप की तकलीफ नहीं देख रहे जो अपनी बेटी के पीछे साइकिल पे बैठ के जा रहा है, कोई अपनी माँ को या कंधे पे बिठा के ले जा रहा है। वो तकलीफ, वो पीड़ा, वो हमने देखी। हर दिन हम जब पेपर में देखते तो हमारा दिल रोता था। लेकिन मेरे को सबसे बड़ी बात ये लगी कि यूपी में बसेस खड़ी थी। आपको बिल्कुल ब्यौरा नहीं मांगना चाहिए था, आपको ये पूछना ही नहीं चाहिए। अरे 50, मैं तो कहती हूँ एक बस भी होती ना, एक बस भी होती तो भी आपको भेजना चाहिए था, क्योंकि हमारे 50 भाई। संगीता जी, इसकी वजह से फेल हुआ कि उत्तर प्रदेश में राजस्थान की बसों को एंट्री नहीं दी। मैंने क्या कहा, ये तैयारियां हम बाद में कर रहे हैं। ये तैयारियां अगर लॉकडाउन से पूर्व हो जाती, हम पहले इस बात की तैयारी कर लेते कि हमारे मजदूर भाई, हमारे श्रमिक भाई, हमारे देश का विधाता, हमारे देश का निर्माता अपने सही जगह पहुंच जाए, तो उसके बाद आप लॉकडाउन करते। पहले उनके लिए व्यवस्थाएं करते आप। और दूसरी बात देखिए, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी। दिल्ली में कांग्रेस के लोग जो श्रमिकों की, मजदूरों की मदद कर रहे हैं, उनको ये लोग उनको उठा के पीड़ा, उनको परेशान कर रहे हैं। बड़ी शर्मनाक बात है। आप क्यों नहीं देख रहे कि वो लोग तो गरीबों की मदद कर रहे हैं? और प्रियंका जी का बहुत बड़ा बयान था, सुनिए आप मेरी बात। उन्होंने कहा था एक बात, कैलाश जी के पास आना चाहूंगा। कैलाश जी के पास, संगीता जी, मैं कैलाश जी के पास जाना चाहूंगा। बात पूरी होने दीजिए। प्रियंका जी ने कहा था कि हमारी बसेस में आप अपना झंडा लगा लो। मैं कैलाश जी के पास, राहुल जी की बात करो, प्रियंका जी की बात मत करो। कैलाश जी, आपके पास आना चाह रहा हूं। देखिए, हर राजनीतिक दल अपना दावा कर रहा है। इस दावे में निश्चित रूप से एक दाव है कि उन्होंने ऐसा नहीं किया, हमने ऐसा किया। मैं लगातार इन लोगों से कह रहा हूं ये बात, हमारे अतिथि हैं दोनों, कि राज्य और देश, यहाँ की जनता को सब पे भरोसा है कि सरकारें निश्चित रूप से हमारे लिए कुछ कर रही होंगी। मैं यहाँ ये जानना चाहता हूं आपका एक्सपीरियंस में, इनका भरोसा क्यों टूट रहा है? कहीं दाल में काला है? क्यों टूट रहा है भरोसा राजनीतिक दलों का, जो एक दूसरे को कोस रहे हैं? ये टाइम जनता सब्र करके बैठी हुई है, तमाम हालात को देख करके भी, कि कल शायद बेहतर होगा। भरोसा राजनीतिक दलों का टूट रहा है या ज्यादा? सर, यहाँ बहुत जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि उन राजनीतिक दलों के प्रति भरोसा टूट रहा है जिन्होंने कार्य निष्पादन अच्छे तरीके से नहीं किया। राजस्थान के रेफरेंस में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि यहाँ मैं भविष्य के नजरिए से आपको बता रहा हूं, महाराष्ट्र लक्ष्मी का गढ़ था, महालक्ष्मी का गढ़, देश की इकोनॉमी का बहुत बड़ा केंद्र। गुजरात बहुत बड़ा कारोबारी सेंटर, तमिलनाडु बहुत बड़ा औद्योगिक राज्य। इन तीनों राज्यों से मिलाकर 50 लाख लोग से ज्यादा श्रमिक माइग्रेट होकर अपने अपने राज्यों में पहुंचे हैं। उनमें 10 लाख के करीब श्रमिक राजस्थान में भी आया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी सरकार और कांग्रेस
दोनों के प्रति भरोसा डेवलप करने के लिए करीब 1.5 महीना पहले राजस्थान की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए अरविंद मायाराम जी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई। उस कमेटी की प्राइमरी रिपोर्ट आ चुकी है। 3 रिपोर्ट उस कमेटी की आना अभी और बाकी है। यहां 2 चीजें हैं। एक तरफ चाइना के खिलाफ पूरे विश्व स्तर पर जो माहौल बना हुआ है, चाइना से जिन चीजों को हम इंपोर्ट करते हैं उनका बहुत बड़ा केंद्र राजस्थान को बनाने की कवायद है और इस दिशा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहल कर दी है। और जब कोई जननेता पहल करता है तो निश्चित रूप से वो जिस राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ होता है उस दल के प्रति विश्वास जागृत होता है। अब इस रेफरेंस में मैं आगे बता रहा हूं कि चाइना से हम करीब 6 लाख करोड़ रुपए साल का इंपोर्ट करते हैं और जिन प्रोडक्ट इंपोर्ट करते ये हैं लॉकडाउन है या कौन सी बात कर रहे हैं कैलाश जी? मैं उसी पे आ रहा हूं। जो श्रमिक 10 लाख श्रमिक लौटा है उस श्रमिक में 8 लाख से अधिक श्रमिक राजस्थान में कुशल है। उस श्रमिक का डाटा बनाने के लिए राजस्थान सरकार ने श्रम विभाग को कहा है कि आप आंकड़े जुटाइए, कौन सा श्रमिक क्या काम करता है, ताकि हम यहाँ निवेश को आमंत्रित करें। जब सरकार निवेश को आमंत्रित, कैलाश जी एक बात को जानना चाहता हूँ, रोजगार मिलेगा। एक बात जानना चाहता हूँ कि कांग्रेस खुद भी श्रमिकों को लेकर के सवाल उठा रही है। राजस्थान से भी तो जत्थे के जत्थे गए, हम सब लोगों ने देखा है। इतने दिन बाद में अगर बसें, एक दिन के लिए बस लगाई गई, प्रताप सिंह खाचरियावास ने जब ट्वीट किया कि बसें लग रही हैं राजस्थान के लोगों की, भीड़ उमड़ करके पड़ी क्योंकि उनको जाना था। लेकिन 52 दिन बाद में इतना सब कुछ होने के बाद एसडीएम को आप 2 बसें दे रहे हो, बॉर्डर पे बसें भेज रहे हो, तो ये चाहे केंद्र हो चाहे राज्य, आपको नहीं लग रहा कि बड़ी चूक हुई है श्रमिकों के मामले में? उनको पहले ही गंतव्य तक नहीं पहुंचाया गया? देखिए, ये जो सवाल है आपका राजनीतिक मसले से जुड़ा हुआ है, इसका जवाब आपको संगीता जी दे सकती है या जो है भाजपा के यहाँ मौजूद हैं माननीय वो दे सकते हैं। मैं तो आर्थिक मामलों के ऊपर आपको ये कह सकता हूं कि राजस्थान सरकार ने अपनी तरफ से किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रखी। जी चलिए, श्याम जी के पास जाना चाहूंगा, श्याम सुंदर शर्मा साहब के पास में जाना चाहूंगा। श्याम जी, बयानबाजी ऐसे चलती रहेगी, कोई नई बात भी नहीं है लॉकडाउन के इस दौर में, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा, राहुल गांधी जी ने 3-4 मुद्दों को लेकर के जिक्र किया है। 7500 रुपए 13 करोड़ लोगों के खाते में डालें केंद्र सरकार, वो शायद इस वजह से कह रहे हैं कि न्याय छत्तीसगढ़ में जो उन्होंने शुरू किया। दूसरा, लॉकडाउन को कंप्लीट फेल्योर साबित कर रहे हैं कि बिल्कुल फेल हुआ है, हर आम जन का विश्वास टूटा है। तो कुछ लॉकडाउन का बेनिफिट भी रहा है या कि बिल्कुल राहुल गांधी जी की बात पे यकीन करें पूरी तरह से कि हाँ बिल्कुल फेल रहा है? देखिए योगेंद्र जी, चिंता का विषय यह है कि जब हमारे यहाँ संख्या बढ़ रही है तो हम लॉकडाउन खोलने की बात कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि लॉकडाउन जब किया था तो हमारी संख्या क्या थी और आज लॉकडाउन जब हटाने की बात हो रही है तो हमारे यहाँ संख्या किस तेजी से बढ़ रही है। ये बड़ी चिंता का विषय। आने वाले समय में इस तरह से संख्या बढ़ी तो इस देश में संकट और बढ़ेगा निश्चित रूप से। फिर क्या स्थिति बनेगी ये तो आपको पता है कि हमारे पास हेल्थ का सिस्टम इतना विकसित नहीं है। जब अमेरिका इसको नहीं झेल पाए तो भारत, राजस्थान वगैरह तो कैसे झेल पाएगा। लेकिन देखिएगा कि कांग्रेस, आज राहुल गांधी बहुत सारे बात यूपी के चीफ मिनिस्टर के ऊपर भी आरोप लगा रहे थे। वो कह रहे थे कि अब अगर हमारा श्रमिक जाएगा तो हमारी अनुमति के बाद जाएगा। वो कह रहे थे भारत का नागरिक है और भारत का नागरिक अगर योग्य है और वो उसको कोई बुलाता है अपना रोजगार प्राप्त करने के लिए तो उसको जाने का अधिकार होना चाहिए, किसी राज्य का अधिकार नहीं है। अब हकीकत में यह है कि हम राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सारे श्रमिक आपस में यही कहते रहे कि हमारा व्यक्ति है इसलिए हम उसको सहयोग देंगे। भारत का व्यक्ति, क्योंकि केंद्र सरकार का यहाँ दौत्य बनता था कि वे केंद्र स्तर पर नीति बनाते और वो कहते कि श्रमिक को हम ये पैसा देना। आप देखिएगा 3,500 करोड़ केवल 8 करोड़ जो श्रमिक आए हैं उनको वो गेहूं दे रहे हैं 5 किलो का और 1 किलो दाल दे रहे हैं। आप देखिएगा 1 किलो दाल और 5 किलो गेहूं एक व्यक्ति को देंगे तो पर डे कितना पड़ेगा मदन जी? आपको अगर हिसाब लगाएंगे तो पर डे का हिसाब 166 ग्राम मजदूर को पर डे का मिल रहा है। क्या 166 ग्राम में वो आराम से अपना पेट भर लेगा क्या तरीके से? तो ये बहुत सारी चीजें ये है कि कह देने से मामला ही चलेगा। आपको देखिए कांग्रेस 28 तारीख से, अभी कांग्रेस एआईसीसी का आज बैठक हुई है और
देखिए फिर कहा है कांग्रेस ने, आज राहुल जी तो कुछ अलग कह रहे थे, कांग्रेस कह रही कि हम 28 तारीख से जो कामगार हैं उनको 10,000 रुपए देने चाहिए, ये मांग उठेगी और अभियान शुरू हो जाएगा। तो एक वो देखिए कि राजनीतिक पार्टी राजनीति करेगी निश्चित रूप से, इसमें दो राय। राहुल गांधी ने एक चीज और कही है प्रधानमंत्री से कि जो डायबिटीज, समय कम है। एक मैं कह रहा था डायबिटीज वाले लोग हैं, किडनी के लोग हैं, हार्ट के लोग हैं, जो कि अब इस स्थिति में आएंगे तो वो सबसे ज्यादा संक्रमक होंगे, संक्रमक। तो ऐसी स्थिति में उसको बचाने के लिए सरकार, केंद्र सरकार के पास क्या प्लान है? वो कह रहे थे कि हम कई राज्य सरकारें कांग्रेस शासित भी है और भाजपा शासित भी है, राज्यों को नहीं दिया केंद्र सरकार ने पर्याप्त मात्रा में, इसलिए उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। चलिए मैं माफी चाहूंगा, रोकना चाहूंगा श्याम जी, रोकना चाहूंगा। तो चलिए, राहुल गांधी का बयान है और उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है, लॉकडाउन को फेल बताया है, बीजेपी का अपना दावा है। खैर, लेकिन महामारी का वक्त है, इससे मिलकर के निपटना होगा। सरकारों को तय करना है कि लॉकडाउन का फेज 5 लेके आना है कि नहीं आना है। हालात जिस तरह से बनते जा रहे हैं वो चिंता का विषय है, लेकिन जो सरकारों के संकेत लग रहे हैं उससे तो लगता है कि लॉकडाउन कंप्लीट खत्म किया जा सकता है, या फिर कुछ परिस्थितियों के साथ में, कुछ स्थितियों के साथ में कुछ कर्फ्यू का जोन और नॉन कर्फ्यू के जोन में भी इसे तब्दील किया जा सकता है। लेकिन देखना होगा कि अब ये नई रूपरेखा किस तरह से होगी। लेकिन फिलहाल तो ये तय माना जाना चाहिए कि राजनीतिक पारा जरूर चढ़ेगा। देश नो तपा से तप रहा है, पारा चढ़ा हुआ है, लेकिन सियासी पारा भी कम नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।